दिनों का भाग्य तय करने वाला एग्जाम 5 मई 2024 को होने जा रहा है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, धड़कनें न केवल बच्चों की बढ़ रही है बल्कि उनके पेरेंट्स की भी बढ़ रही है, उनसे जुड़े हुए लोगों की भी बढ़ रही है और कोचिंग सेंटर्स के लोगों की भी बढ़ रही है। स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना बड़ा इम्तिहान जो लाखों सपनों से जुड़ा हुआ है, जो लाखों परिवारों का भविष्य तय करेगा, जो लाखों बच्चों के सपनों को सच में तब्दील करेगा, होने जा रहा है। पीसीपी सीकर नीट और जेईई दोनों की ही तैयारी करवाने वाला उत्तरी भारत का प्रतिष्ठित संस्थान है। साल भर क्लासरूम स्टडी बच्चों को नीट और जेईई के लिए तैयार करना यह हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले एग्जाम के दौरान क्या करना है, अभी 7:30 बज रहे हैं और 2 बजे 5 मई को एग्जाम शुरू हो जाएगा। करीब 43 घंटे का समय है। इन 43 घंटों को बच्चा कैसे जिए, गार्जियन कैसे जिए, नीट के एडमिट कार्ड को कैसे फिलअप करना है, साथ में क्या क्या लेकर के जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ड्रेस कोड क्या होगा, यानी नीट 2024 के पेपर से रिलेटेड ए से लेकर के जेड तक तमाम जानकारियां हम इसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए पीसीपी प्रिंस सीकर की ओर से आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जितने भी प्रिंस परिवार के शुभचिंतक, नीट का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी या उनके अभिभावक इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि इस लाइव को अधिक से अधिक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, ताकि जो बच्चा नीट में अपीयर हो रहा है उस तक और उसके परिजनों तक ये तमाम जानकारियां पहुंच सके। आज के इस एक्सपर्ट लाइव सेशन में हमारे साथ प्रिंस एजुकेशन हब के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर मौजूद हैं। आपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज बीकानेर से जयपुर से एमबीबीएस किया और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से पीडीएम में पीजी किया और इस समय पीसीपी के मूल सूत्रधार हैं और हर साल हजारों बच्चों के मेडिकल में जाने के सपनों को साकार कर रहे हैं। आपके पास ही हमारे पीसीपी पालवास रोड कैंपस के एकेडमिक हेड और एचओडी केमिस्ट्री सारण सर मौजूद हैं। आपके पास में हमारे पीसीपी पिपराल रोड कैंपस के एकेडमिक हेड और एचओडी बायोलॉजी डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं। नमस्कार। मेरे पास में फिजिक्स को अक्सर हम ये कहते हैं कि नीट के बच्चे के लिए फिजिक्स को पढ़ाना ऊंट को ऑटो में बिठाने जैसा है, लेकिन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाने वाले और बच्चों की टिप्स पे तैयार करवाने वाले एचओडी फिजिक्स पुनीत सर मौजूद हैं, इंजीनियर पुनीत सर मौजूद हैं और मैं एमडी पीसीपी ओंकार मुंड। तो हम सारे लोग मिलकर के वो तमाम जानकारियां जो नीट 2024 की आवश्यकता है आप तक पहुंचना जरूरी है, आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं और ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हम नीट के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर से रहेगा। सर, आप एक एजुकेशनलिस्ट के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं। बच्चे और गार्जियन के साइकोलॉजिकल प्रेशर को और लास्ट टाइम का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इससे भली भांति वाकिफ हैं। 40 घंटे लगभग जब बच्चा एग्जाम सेंटर के लिए रिपोर्ट करेगा उससे पहले हैं, इस दौरान बच्चा और गार्जियन अपने आप को मेंटली किस तरह से तैयार रखें? थैंक यू सर। और जैसा आपने पूछा, नीट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो जितना महत्वपूर्ण और ओवर कॉन्शियस स्टूडेंट्स के लिए रहता है उतना ही पेरेंट्स के लिए रहता है। और आज के ज़माने में तो देख रहे हैं कि लगभग पेरेंट्स एग्ज़ाम के लास्ट दौर पे फिजिकली या टेलीफोनिकली बच्चों के संपर्क में रहते हैं। पिछले 2-3-4 दिन से बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए अपने घरों की तरफ या सेंटर्स की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मुझसे भी कई पेरेंट्स मिल रहे हैं। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से बात पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों से करना चाहूँगा जी। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि बच्चा नीट की एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसका ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं करना है। काफ़ी दफ़ा
लास्ट के दौर पे पेरेंट्स अच्छा करना, टेंशन मत लेना, एकदम बढ़िया करेगा, यह है वो है, वो इतनी दफ़ा बच्चे को कह दिया जाता है। अभिभावक मेरे से मिलने आते हैं तो मेरे सामने ही बच्चे को कह चुके होते हैं कई बार। तो मैं सबसे पहले अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि बच्चे से नीट के अलावा ये हल्की फुल्की बातें करें। ज़्यादा नीट के पेपर संबंधित, नीट के लास्ट मोमेंट की तैयारी से संबंधित वो करने की बजाय लिमिटेड बात करें। नीट से के संदर्भ के अलावा बात कर सकते हैं। और उसके साथ अगर आप बच्चों के साथ हैं तो उनके खान पान और सोने का ध्यान आप रखें जी। आज सेकंड लास्ट डे है, कल कयामत की रात है। और मैं कहना चाहूँगा कि कयामत की रात तो कहने का शब्द है, उसको भी एक सामान्य रात लेके चलें जी। इन दोनों नाइट्स में पहली बात बच्चों की नींद अच्छी हो, और अच्छी नींद लेने के लिए पहली ज़रूरत है कि नींद में सोने का समय अच्छा हो जी। और क्योंकि इस समय बच्चे तैयारी करके, खूब तैयारी करके थके हुए हैं, इसलिए वो जल्दी सोएंगे तो नींद भी जल्दी आ जाएगी। कल का दिन बीच में बचा हुआ है, ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं है। जी। मैं कह रहा हूँ कि साल 2 साल से जो तैयारी चल रही है उसमें लास्ट के दिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट कभी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो कल के दिन में रात को आराम से सोएं, आज और कल के दिन में एज यूजुअल जैसे रूटीन में तैयारी करते हैं वही रखें, ज़्यादा ब्रेक नहीं दिलाएं। कई बार ये भी कहा जाता है कि बच्चे को लास्ट टाइम में एकदम ब्रेक दिला दो, तो ब्रेक दिला सकते हैं तो हो सकता है गर्म इंजन ठंडा हो जाए, वापस गर्म होने में टाइम लग जाए। तो कल का दिन रूटीन वैसा ही रखें जैसा पिछला 5-7 दिन से चलता रहा। परसों के दिन लगभग बच्चे एग्जाम सेंटर्स पे ही रुके हुए होते हैं या नज़दीक है, तो परसों के दिन रात को अच्छी नींद लेके सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट लेके, ब्रेकफास्ट आप अच्छा ले सकते हैं, हैवी ले सकते हैं क्योंकि लंच के लिए समय नहीं रहेगा। अच्छा ब्रेकफास्ट ले लें और एग्ज़ाम के लिए जाने से पहले जूस वगैरह लिक्विड्स ले लें ताकि आपकी बॉडी की कैलोरी अच्छी मेंटेन रहे। ये पॉइंट तो हो गया पेरेंट्स का, जिसमें साथ में मैंने महत्वपूर्ण चीज़ बताई, बच्चे को ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं करना है। पूरी साल आपने जो मार्गदर्शन किया, टीचर्स ने किया है, जो बच्चे ने अनुभव लिया वो पर्याप्त है। उसके बाद में सेकंड बात आ जाती है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी हम सभी कहते हैं कि एज यूजुअल रूटीन की तरह आप रहें, और मैं कहूँगा कि अगर रूटीन की तरह बच्चा रहेगा तो भी एग्जाम स्ट्रेस टाइमिंग ही ऐसा होता है कि 20-25% तो वो ओवर एक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एज यूजुअल रहेगा तो भी 20-25% ओवर एक्टिव है। अगर आप ओवर एक्टिव होकर चले गए तो वो और 20-25-50% बढ़ते बढ़ते हो सकता है 100% ओवर एक्टिव हो जाए। तो एग्जाम में ओवर एक्टिव नहीं होना है, रूटीन में जाएंगे तो भी 20-25% आप एक्स्ट्रा एक्टिव रहेंगे। इतनी एनर्जी, इतना हार्मोनल लेवल मोर देन सफिशिएंट है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और लास्ट, कल का दिन, परसों का समय, कल का दिन आप रूटीन में जैसा डेली पढ़ाई करते हैं वैसे पूरे दिन पढ़ाई और 2 से 5 पेपर प्रैक्टिस में रखें। परसों के दिन आपको लगता है सुबह आपके पास एग्जाम सेंटर पे हैं, घंटे 2 घंटे कुछ देख सकते हैं, तो दिमाग को वार्म अप करने के लिए छोटा मोटा कुछ रिवाइज कर सकते हैं। बाकी ये जो लास्ट में पढ़ा जा रहा है वो एग्जाम में ज़्यादा रोल नहीं निभाएगा। एग्जाम में आपके साल 2 साल की तैयारी काम में आएगी। लास्ट में तो सिर्फ वार्म अप करने के लिए, इंजन को गर्म रखने के लिए, बॉडी को ऑटो मोड में रखने के लिए, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स रखने के लिए आप हल्का फुल्का ब्रेन एक्सरसाइज करते रहे। थैंक यू। बिल्कुल सर, तो आपका कहना था कि बिल्कुल नेचुरल रहें, जो आपका रिदम बना हुआ है उसको मेंटेन रखें और प्रॉपर तरीके से एग्जाम को फेस करें। अपना कॉन्फिडेंस और अपनों का आशीर्वाद साथ लेकर के जाएं, आपका काम हो जाएगा। हमारे बीच डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं। राकेश सर, एडमिट कार्ड आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड और नीट के एडमिट कार्ड में एक बेसिक फर्क है। बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने आप में कंप्लीट आना है, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है स्कूल से और उसके बाद में सीधा एग्जाम में लेकर के जाना है। नीट का एडमिट कार्ड अपने आप में कंप्लीट एडमिट कार्ड नहीं होता है, ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है और इसको आपको कंप्लीट करके लेके जाना है। उसमें आपको फोटोग्राफ लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं इसकी बात अभी करेंगे। अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, कौन सा थंब इंप्रेशन लगाना है इसकी बात अभी करेंगे।
सिग्नेचर होने, सिग्नेचर कब करने हैं, इसकी बात अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये 3 पेज का जो आपका एडमिट कार्ड है, इसका कलर्ड प्रिंट ले लें। नॉर्मली बच्चा इसका एक प्रिंट लेता है, उसको एक प्रिंट को तैयार करता है। हमारी इसमें आपको सलाह ये रहेगी कि कम से कम 2 या 3 प्रिंट आप लें और उनको आप तैयार कर लें। हो सकता है सुबह सुबह जल्दबाजी में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, उसके ऊपर गिर गया, तो आपका अगर एक एडमिट कार्ड खराब हो गया तो आपके उसमें हाथ पांव फूलने वाली स्थिति हो जाती है। तो हमारी सलाह आपको ये कि 2 से 3 प्रिंट इसके आप कंप्लीटली तैयार कर लें, एग्जाम हॉल तक साथ रखें, और आपको लगता है कि मेरा अब पूरा तैयार है तो उसमें अंदर एक प्रिंट आप लेकर के जा सकते हैं। तो राकेश सर, मैं आप तक पहुंचना चाहूंगा। ये 3 पेज का एडमिट कार्ड है। सबसे पहले तो इसको तैयार कैसे करना है, इसको फिलअप कैसे करना है, इसकी बात आप हम तक पहुंचाएं, पेज टू पेज, पॉइंट टू पॉइंट। सभी दर्शकों को नमस्कार। एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज हुए तो देखिए एनटीए भी क्या कर रहा है, हर टाइम बच्चों को इंगेज रख रहा है। वो भी समझता है कि लास्ट मोमेंट में बच्चों में एंजाइटी हो सकती है, तो एक दिन वो सीटी जारी करता है जी, फिर एक दिन वो एनटीए एडमिट कार्ड जारी करता है। बिल्कुल। तो बच्चे भी थोड़े बिजी रहते हैं। तो एडमिट कार्ड जब भी अपने पास आ जाता है तो थोड़ी सी प्रेशर स्ट्रेस वैसे ही थोड़ा बढ़ जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 3 पेजेस आपको वहाँ पे डाउनलोड करने, और उसमें 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रिपोर्टिंग टाइम। हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे आपने शुरुआत इसी बात से की थी, अंत भला तो सब भला। जी, तो अब ये लास्ट मोमेंट के कुछ स्टेप्स हैं, अगर ये सब सही हो गए तो पूरे 2 साल की मेहनत काम में आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्टिंग टाइम। हर एक बच्चे का रिपोर्टिंग टाइम एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप और ये देखेंगे अलग अलग भी हो सकता जी, है। टेस्ट डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तीसरे नंबर पे रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर। जी, एग्जाम शुरू होने का टाइम अलग है, रिपोर्टिंग टाइम अलग है, और गेट क्लोज होने का टाइम अलग है। तो यहाँ पे 3 टाइम लाइन से लिखे हुए हैं। जी, तो हर एक बच्चे को सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग टाइम दिमाग में सेट करना है। एग्जाम का टाइम अप्रोक्सीमेटली जो अपना टेस्ट दे रहे होते हैं तो बच्चों के दिमाग में सेट होता है कि 2 बजे है, तो उसी हिसाब से वो हो सकता है कि डिसीजन ले ले। रिपोर्टिंग टाइम सबका अलग है, उसके अनुसार जाएं। अगर आप बाई चांस रिपोर्टिंग टाइम नहीं भी पहुंच पाते हैं, 5-10 मिनट लेट भी होते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं ले, 1:30 तक आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन पहुंचना रिपोर्टिंग टाइम पे है। ये उन बच्चों के लिए कि बाई चांस थोड़ा लेट हो गए तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं कि अब तो रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था और मैं 11:15 किसी कारण से लेट भी हो गए तो चिंतित होने की जरूरत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1:30 से पहले पहले किसी भी हालत में पहुंचना ही पहुंचना है। आप अपना टारगेट 1 बजे का ही रखें। 1 बजे का रखें, इसके अकॉर्डिंग। हाँ टाइम या लास्ट 1 PM। जी, गेट क्लोज होने का टाइम 1:30 रहेगा और 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में उसी पेज पर, फर्स्ट पेज पर नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग आता है। बिल्कुल। इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि 3 बॉक्सेस हैं। इन 3 बॉक्सेस के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिखना है, और नाम के साथ में अपना जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। और उसके नीचे 3 बॉक्स हैं। एक पहला बॉक्स है फ़ोटो का, तो ये फ़ोटो आपको जो आपने अपलोड की है सेम फोटोग्राफ चिपका के ले जानी है, पहले से ही चिपकानी है। सेकंड है थंब इम्प्रेशन का। राकेश सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने 2 तरह के फोटोग्राफ थे आपके, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, जिसको 4x6 का फोटो बोलते हैं। तो जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ लगानी है। तो पासपोर्ट साइज इतनी जगह इसके ऊपर है, तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं। अगर वो जगह से बाहर भी जा रही है तो कोई टेंशन नहीं है, जो फोटो आपकी अपलोडेड फोटो है वही फोटो आपको यहाँ पे लगानी है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन पहले से ही लगाना है। तो जो मैंने टिक कर रखे हैं ये दोनों चीज़ें आपको पहले से ही रेडी कर लेनी है, आज ही रेडी कर लेनी है। जहाँ पे मैंने आगे क्रॉस कर रखा है ये आपके साइन का बॉक्स है, ये साइन आपको अभी नहीं करने। अगर आपने गलती से कर दिए तो दूसरा एडमिट कार्ड प्रिंट ले लें। ये साइन आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी साइन यहाँ पे नहीं करने, ठीक है। तो ये तो होता है पहला पेज। जी, एक की पॉइंट आप ध्यान रखें, पूरे एडमिट कार्ड में कहीं भी जहां भी सिग्नेचर का कॉलम है, चाहे वो फोटो के ऊपर है चाहे बॉक्स में है, कोई भी सिग्नेचर आपको पहले से करके नहीं लेकर के जाना है। हर सिग्नेचर आपका एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही होगा। सारे सिग्नेचर, फोटोग्राफ जितने भी है वो आप पहले से लगा करके लेकर के जाएं। थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का पहले से लगा करके लेके जाएं। सिग्नेचर के लिए विशेष ध्यान रखें, एक भी सिग्नेचर आपको पहले करके नहीं लेके जाना है। जी, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपने पोस्ट कार्ड साइज 4x6 का जो फोटो आपने बना रखा है उस फोटो को यहाँ पे चिपकाना है। और इसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको इस फ़ोटो के ऊपर साइन करने हैं। अब ये एडमिट कार्ड में या फिर पूरे ब्रोशर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये साइन आपको एग्ज़ाम के टाइम करने हैं या पहले से करने हैं। तो इसमें अपने को एग्ज़ाम के टाइम ही करके चलेंगे, पहले से करके नहीं लेके जाएं। कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको एग्ज़ाम के टाइम ही करेंगे। और ये भी आपको अश्योर करना है कि इसके ऊपर आपको लेफ़्ट साइड में साइन करने हैं। ध्यान रखना है ये, जब भी आप साइन करें, हो सकता है इन्विजिलेटर आपको ये चीज़ ना बताए, हो सकता है उसने अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हों, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको लेफ़्ट साइड में साइन करने और राइट साइड में क्रॉस साइन, यानी आधा साइन नीचे फ़ोटो के ऊपर और आधा साइन नीचे, इस तरह से क्रॉस साइन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो इस तरह से क्रॉस साइन करने और इधर इन्विजिलेटर साइन करेगा। राइट हैंड साइड में इन्विजिलेटर साइन करेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन करने। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग, ये पेज आपको एनटीए को हैंड ओवर करके आना है, वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर में हैंड ओवर करके आना है। इस पेज को हैंड ओवर किए बिना आपको नहीं आना है। ये पेज लेके जाना भी ज़रूरी है। अगर आप ये पेज नहीं लेके गए तो आपको अब्सेंट समझा जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एग्जामिनर के पास जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए अच्छा होगा कि 3 पेज का जो आपका एडमिट कार्ड है इसको कंप्लीटली अपने आप साथ लेकर के जाएं। ये कई बच्चे ऊपर को इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, सेंटर का नाम है, रोल नंबर है, सारी चीज़ें, तो इसी को एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, ये अधूरा है। इसलिए कंप्लीट एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाएं। तीनों पेज ही आपको प्रिंट साथ में लेके जाने हैं, इंस्ट्रक्शन वाला भी आप साथ में ले जा सकते हैं। नीचे इन्विजिलेटर के साइन है, वो वहीं पर करेंगे। और आपके साइन का एक बॉक्स और है, यहाँ पर भी साइन आपको एग्जामिनर के सामने ही करने हैं, पहले साइन नहीं करने। तो यहाँ पे फ़ोटो चिपका के लेके जाएं, थंब इम्प्रेशन लगा के जाएं, अपना एक फ़ोटो साथ में चिपका के जाएं। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है अलाउड कि कौन कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं, और एक होता है कंपलसरी जो ले जानी ही है। तो ले जा सकते में आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें आर पार दिखना चाहिए, और वो बोतल आप ले जा सकते हैं। जो चीज़ ले जानी ही है, तो एडमिट कार्ड के 3 पेज हो गए, उनको कैसे तैयार करना है ये आपको बता दिया। अब देखिए एक एडिशनल फोटोग्राफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, पीछे लिखे हुए हैं सारी चीज़ें एडिशनल फोटोग्राफ, लेकिन यहाँ पर सर इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एडिशनल फोटोग्राफ आपको कौन सा लेके जाना है, पोस्ट कार्ड लेके जाना है कि पासपोर्ट, यानी बड़ा वाला फ़ोटो या छोटा वाला फ़ोटो। लेकिन आप अगर ब्रोशर देखेंगे तो ब्रोशर में लिखा हुआ है कि वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, अलग से फ़ोटो लेके जाना है। जो आपने देखिए फोटोग्राफ, एक तो आपने चिपका दिया छोटा वाला, एक आपने बड़ा वाला चिपका दिया, 2 हो गए। एक तीसरा फोटोग्राफ आपको साथ लेके जाना है, वो वहाँ पे अटेंडेंस सीट के ऊपर चिपकाया जाएगा, पासपोर्ट साइज छोटा फोटोग्राफ, ये आपको कंपलसरी लेके ये जाना भी है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेके ही जाना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस सीट पर वो लगेगा, तभी आपकी अटेंडेंस वहाँ मानी जाएगी। आप 2-3 फोटो ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक सिंगल फोटो ले गए, पॉकेट में डाला और कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं, पैसे वैसे निकाल रहे हैं, तो उसके साथ में फ़ोटो स्लिप हो सकता है। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए जा रहे हैं, आप उनको एक प्लास्टिक के फोल्डर में, प्लास्टिक का एक फोल्डर आता है जो बंद होता है, आप फाइल में नहीं रखें, क्योंकि फाइल से हो सकता है स्लिप आउट हो जाए, तो प्लास्टिक के फोल्डर में डाल के उसको पैक कर लें, ठीक है। एक छोटा फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद में आप अपना आईडी कार्ड, आधार, यूआईडी, पासपोर्ट। अब देखिए कई बार दिक्कत आती है सर, अपने पेरेंट्स भी बोलते हैं, कई सारे बच्चों के साथ दिक्कत आई कि उनका आधार अपडेटेड नहीं है या आधार में कोई मिस्टेक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें पढ़ें। उनमें ढेर सारे आईडी कार्ड्स की लिस्ट दी हुई है, यानी जिसका आधार कार्ड नहीं है उसको भी वहाँ पे अलाउ करेंगे। और कौन कौन से आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, या पीछे जो तीसरा पेज है उसके ऊपर लिस्ट देखें, उन आईडी कार्ड को वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो PWD के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल है कि उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है, वो सर्टिफिकेट वहाँ पे कंपलसरी होएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो ले जानी ही है। आपको एडमिट कार्ड के 3 पेज ले जाने हैं, एक एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, और साथ में आपका आईडी कार्ड लेके जाना है। ये सब चीज़ें आपको, आई कार्ड में भी राकेश जी बता दें दूसरी और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। हाँ, आई कार्ड में आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार, ई आधार, राशन कार्ड और आधार इनरोलमेंट विद फ़ोटो, ये चीज़ें तो प्राइमरी हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो उन बच्चों के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फ़ोटो,
ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। जी। तो वो नहीं है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं चलेगा। कोशिश प्राइमरी की प्राइमरी की जी, करें। और नहीं होता है तो आप हाँ, ऑप्शनल लेके चले जाएं। तो ऑप्शनल आप लेके जा रहे हैं, वो प्राइमरी भी ओरिजिनल लेके जाएं, ऑप्शनल भी ओरिजिनल लेके जाएं, फोटोकॉपी नहीं। जी। अब उसके बाद में एंट्री के बाद में टाइमिंग्स की बात आती है कि 1:30 पे गेट क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद में आपको खुद ही अपना रूम ढूंढना है। अगर आपको रूम नहीं मिले तो वहाँ पे डिस्कस करना है, गलती से भी गलत रूम में जाके नहीं बैठना है, क्योंकि अगर एक बार टाइम हो गया और आप दूसरे रूम में बैठे पाएंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कोई दिक्कत आती है रूम ढूंढने में तो वहाँ पे जो भी पर्सन हैं उनसे आप डिस्कस करें। एक सर जो यूनिफॉर्म है उसके लिए वैसे तो नॉर्मल यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई रिलीजियस पॉइंट होते हैं जिसमें कुछ रिलीजियस यूनिफॉर्म्स होती हैं, तो अगर आपको वो पहनने ज़रूरी है तो आप जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुँचें। वो प्रॉपर फिस्किंग होगी और प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद में ही वो आपको अलाउ करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको पहले से ही देखना पड़ेगा। एक बार एग्ज़ाम अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद में ये और चीज़ इंपॉर्टेंट है सर, जी। एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे तक आपको किसी भी ब्रेक के लिए, बायो ब्रेक्स जो होते बायो हैं ब्रेक, उनके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग का 1st आवर और लास्ट का ½ एन आवर उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो बायो ये ब्रेक चीज़ का मतलब आप वॉशरूम वगैरह नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, तो ये पहले से ही आप फ्रेश होके बैठें। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद में अब आता है कि एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद में क्या करना है, जी, कि एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है तो जब तक इन्विजिलेटर नहीं कहता है तब तक हमें अपनी सीट से नहीं उठना है और जो जो इंस्ट्रक्शंस वो देता है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। वहाँ पे किसी भी टाइप का आर्ग्यूमेंट या हॉट टॉक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को वो इशू बनाकर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। तो एकदम से रिलैक्स रहिए और जो चीज़ वो कहते हैं आराम से फॉलो कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो आराम से पूछ लीजिए, जी, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओएमआर जो मिलेंगी तो उसमें 2 ओएमआर होंगी, एक ओरिजिनल ओएमआर होगी और एक ऑफिस कॉपी होगी। आपको दोनों की दोनों ओएमआर हैंड ओवर करके आनी है। कई बार बच्चे होते हैं कि 2 कॉपी है तो हो सकता है एक मेरे लिए, जी, जी, तो साथ में पेपर में डाल के साथ में लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन्विजिलेटर मान लो चेक ना करे, जी, जी, आपको दोनों ओएमआर वहाँ पे सबमिट करके आनी है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्लियर कट एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि ओएमआर के ऊपर आपके साइन और इन्विजिलेटर के साइन होना ये आपकी जिम्मेदारी है। जी, आपको ये एश्योर करना है कि दोनों ओएमआर में ये जो ओएमआर में भी वो कार्बन कॉपी हो सकती है या जैसी भी है, वहाँ पे आपके साइन तो करने ही करने हैं, साथ में इन्विजिलेटर भी साइन करे, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो आप उनको बोल दें कि सर आपके साइन यहाँ पे रह गए। ये क्लियर कट यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा हुआ है, 17 पॉइंट में लिखा हुआ है कि दिस इज़ कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे ये होना चाहिए। साथ में आपने जो एडमिट कार्ड लिया है उसका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला जो पेज है वो भी आपको हैंड ओवर करके आना है, वो साथ में लेके नहीं आना है। बुकलेट आप साथ में ला सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बच्चों को ध्यान रखना है। फिर भी आपको एक बार एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन खुद अपने आप से पढ़ने हैं और बुकलेट जो भी या इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें भी पेज नंबर 46 से लेकर 50 तक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये एक बार आपको फिर से पढ़ने हैं। इनको ही फाइनल आपको मानना है। जी सर, तो बात का सार ये है कि आपको एडमिट कार्ड के तीनों पेज साथ लेकर के जाने हैं, फोटोग्राफ सारे पहले लगा करके लेकर के जाएं, सिग्नेचर सारे आपको एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में उसके सामने करने हैं। एक बात, एक छोटा पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ लेके जाना है जो आपकी अटेंडेंस सीट पर लगेगा। ओमार भरने के बाद ओमार की दोनों कॉपी, मैन ओमार और उसकी ऑफिस कॉपी, दोनों इन्विजिलेटर को जमा करवानी है। आपका जो एडमिट कार्ड है उसका सेकंड पेज जो पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगा हुआ है वो आपको इन्विजिलेटर को जमा करवाना है। पेपर आप अपने इसमें होगा सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने कहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जी सबमिट करना है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो पहले पेज पे भी है। जी जी तो यहाँ पे आपको जो इन्विजिलेटर है उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। अगर वो कहता है कि दोनों ही देने तो आप दोनों दे के आए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर वो एक लेता है तो फिर भी आप कहेंगे सर दोनों ही ले लो आप, तो जी 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 इसमें कुछ क्लियर कट ये लिखा हुआ नहीं है। जी। उसके अलावा पेपर आप अपना साथ लेकर के आ सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम के साथ आप वहाँ पहुँचें। मेन चीज़ ड्रेस कोड भी इसमें महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर ने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए, क्योंकि मेटल डिटेक्टर वहाँ लगे हुए रहेंगे, इसलिए आप नॉर्मली लोअर टी शर्ट में जाएं, हाफ स्लीव की टी शर्ट हो, राउंड नेक की टी शर्ट हो, बिल्कुल लोअर हो जिसमें मेटल के बटन वगैरह कहीं कुछ नहीं होता कि आपको रोकें चेक करें, इस तरह की असुविधा से बचें। स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो कानों की बाली वगैरह है या बालों में क्लिप वगैरह है या इस तरह की चीज़ों से बचें। तो आपको वहाँ अनावश्यक
अनावश्यक टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, अनावश्यक आपकी छानबीन नहीं हो, नॉर्मल स्लीपर्स पहन करके जाएं और पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीट का बच्चा है, उसके लिए फिजिक्स महाभारत है, लास्ट में फिजिक्स ही थोड़ा डराता है, तो फिजिक्स को बिल्कुल टिप्स पे पुनिश सर आपने करवाया है। और पीसीपी के बच्चों में हालांकि तीनों ही सब्जेक्ट को लेकर के अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन वो बच्चे कहते हैं फिजिक्स को तो हम नचा सकते हैं। तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो हो सकता है किसी भी बच्चे के दिमाग में फिजिक्स को लेकर के थोड़ा बहुत फोबिया हो, तो उसको आप रिलीज करें। लास्ट टाइम में क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जी सर, फिजिक्स को लेकर बेटा एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थ्योरी का एक एक पॉइंट आपने टेस्ट के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से कई बार रिवाइज किया है। इसलिए अब लास्ट मोमेंट पे अपने को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी है। आपने जितना किया है वो मोर देन इनफ है। बिल्कुल भी आप कुछ अभी नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश ना करें। लास्ट में भी जैसे सर बता रहे थे कि 43 आवर्स बचे हुए हैं, तो उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पर आप अपने इंजन को गर्म रखने के लिए फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास फार्मूला बुकलेट है, सभी लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो आप उससे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो लास्ट के 1, 2, 3 आवर्स के अंदर आप जो है मॉर्निंग में उठ के कल और उनको रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जिस स्ट्रेटेजी से आपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट किया है, जिस सीक्वेंस में आपने टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट किया है, उसी सीक्वेंस में आपको पेपर भी अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपनी टेक्निक चेंज कर देते हैं, पहले केमिस्ट्री कर लेंगे या पहले आपके हिसाब से किसी तरह का कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आप बायो पहले करते थे AITS में टेस्ट सीरीज़ में, तो पहले बायो ही करें, फिर केमिस्ट्री करें, देन फिजिक्स करें। फिजिक्स को करने में भी आपको कई बार पहले भी बताया है, आप सब लोगों ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि फिजिक्स का पेपर कभी भी अपने को एक अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं करना होता। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको बहुत आसानी से आ रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी तरह का, वो क्वेश्चन तो आप सबसे पहले करें। और जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि टाइम लग सकता है या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, उनको एक बार छोड़ें और उनको सेकंड अटेम्प्ट में आप लोग अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि आपके जो है सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, टाइम बचेगा, पेपर छूटने का चांस बहुत कम हो जाएगा। फिजिक्स का पेपर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने AITS दी है, टेस्ट सीरीज दी है, मॉड्यूल सॉल्व किया है, उससे ईजी ही आने वाला है। किसी भी तरह का अपने को जो है प्री अजम्पशन दिमाग में नहीं करना है कि मेरे कभी 180 मार्क्स नहीं आए तो आज भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। हो सकता है कि आपके कभी 150 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हो, लेकिन नीट के एग्जाम में आ जाए। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों के मार्क्स नीट के अंदर बढ़ते हैं। दूसरी बात, अपने को ये भी नहीं सोचना है कि पहले मेरे कई बार 180 मार्क्स आए हुए हैं तो इस बार भी 180 मार्क्स आएंगे। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि पेपर करते करते कैलकुलेट करने लग जाते हैं कितने मार्क्स हो गए। उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग हिसाब लगा लेते हैं कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ज़्यादा तो हिसाब अपने को बाहर आके करना है। पेपर के अंदर अपने को कोई इस तरह का हिसाब नहीं करना है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हम सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं हमारे सारण सर तक पहुंचना चाहूँगा। सारण सर, केमिस्ट्री को लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में केमिस्ट्री के पेपर को बच्चा किस तरह से फेस करे, और ये जो 40 घंटे बचे हुए उसमें, क्योंकि अपन कितना ही कह दें कि अब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देखना है, ये मन है कि मानता नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करे लास्ट टाइम में, और एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे फेस करे केमिस्ट्री के पेपर? सभी को नमस्कार। जैसे कि अब नीट के एग्ज़ाम के 40 आवर्स के आसपास बचे हैं रिपोर्टिंग टाइम से पहले, तो इसमें सबसे पहले तो अपन को कल के दिन में 2 से 5:20 तक कोई ऐसा पेपर करना चाहिए जो पहले से किया हो। कोई नया पेपर आप करते हो और मान लो नया क्वेश्चन आ गया और आपसे हो नहीं रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो मेरा तो मानना है कि पिछले साल का 2023 का पेपर है, उसी को एक बार 2 से 5:20 के बीच में सॉल्व कर ले। नया कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, सब कुछ अपना पढ़ा हुआ है, तो कोई भी चीज़ नया कंसेप्ट है उसको पढ़ने की कोशिश ना करें। एक तो ये बात। फिर अपन केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ नेम रिएक्शंस होती है, रिएजेंट के चार्ट होते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ ऑर्गेनिक के अंदर फ्लो चार्ट होते हैं, एक ही पेज में बहुत सारे रिएक्शन डायग्राम बना होता है, 40-50 एक साथ 3-4 फ्लो चार्ट होते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लें। और फिर आता है फिजिकल का नंबर। तो फिजिकल के अंदर मेनली फिजिक्स होती है, फिजिक्स की तरह कैलकुलेशन होती है, तो उसमें मेनली शॉर्ट नोट्स बने होते हैं, फॉर्मूले वगैरह, उनको रिवाइज कर लें। और फिर नंबर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, वैसे फिजिकल में। इनऑर्गेनिक में क्या है कि
कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, जी जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री में मेनली एस ब्लॉक को पूरा डिलीट कर दिया, जी पी ब्लॉक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी तक रखा है, बाकी कंपाउंड वाला पोर्शन को हटा दिया गया है। वैसे कंपाउंड वाला पोर्शन सॉल्ट एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें है। तो विशेष रूप से मेरा मानना है कि इस बार डी एंड एफ ब्लॉक को डिलीट नहीं किया है वो, तो ज़्यादा वेटेज डी एंड एफ ब्लॉक से रहेगा। जी और ये जेई मेन में भी देखा गया है, उसमें भी डी एंड एफ को वेटेज दिया गया है। जी तो ये वेटेज जो भाई इधर कम हुआ पोर्शन, तो उसको उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, और किया भी है जेई मेन के अंदर। और मेनली डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर जो लास्ट के अंदर पढ़ना आपको टेबल बनी है प्रॉपर्टीज़ की, उन प्रॉपर्टीज़ के डाटा तो अपन नहीं रट सकते हैं, लेकिन उससे सीक्वेंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑर्डर आपको देख के जाना है कि किसका ऑर्डर क्या होगा। विशेष रूप से डी एंड एफ ही देखे, वैसे तो पी ब्लॉक में, लेकिन वो ज़्यादा एक साथ देखो तो और कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये अपने को एक हाइड्रोजन वो भी हट गया, ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विशेष रूप से ध्यान रखना है। पिछले 2022 और 23 में भी देखा गया कि पेपर बैलेंस ही रहा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल में सबके लगभग बराबरी क्वेश्चन आए, किसी के 17 आ गए, किसी के 16 आ गए, कभी 15 आ गए, तो लगभग बराबरी वेटेज रहा है। लेकिन इस बार मेन के अंदर पोर्शन में ऑर्गेनिक को वेटेज ज़्यादा दिया है जी तो मैं ये तो नहीं कह सकता नीट में क्या, लेकिन एनटीए सेम एजेंसी बनाने वाली है तो हो सकता है जी किसी को वेटेज ज़्यादा दे, लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से वेटेज लगभग बैलेंस ही रहा है। जी जी और फिर बात आती है एग्ज़ाम हॉल की। एग्ज़ाम हॉल में फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला पोर्शन होता है, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन का अपन को ध्यान रखना है। और उसके बाद केमिस्ट्री के पेपर को लगभग 30 सेकंड के आसपास मिलता है टाइम। तो ये ध्यान रखिए 30 सेकंड में अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, क्लिक नहीं किया, तो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जी उस पर फोकस करें। और विशेष रूप से पेपर देते टाइम आपको घबराना नहीं, क्योंकि अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। ओमार को विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। और एक पेपर के अंदर की पॉइंट होते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स, जी करेक्ट इनकरेक्ट, जी नॉट करेक्ट। जैसे बार राकेश सर ने कही बायो में कुछ नॉट मतलब करेक्ट, जैसे नॉट इनकरेक्ट है तो उसको ऊपर आप करेक्ट लिख दें, जी तो ताकि वो नहीं। ऐसे बायो में राकेश सर ने खूब क्वेश्चन भी डाले इस बार, जी जी तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सर आपने एक बहुत गहरी बात कही कि 30 सेकंड तक अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपके दिमाग में कुछ नहीं आता है तो उससे छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। एक बड़ी गलती जो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि इस टॉपिक पे मेरी कमांड बहुत अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन आ गया और वो उसे नहीं हो पा रहा है तो उसे अपने ईगो पर ले लेता है। बोला पुनीत सर कह रहे हैं कि ईगो हटा, उसे लगता है कि ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक था, सब कुछ आ रहा था, ये तो उसको लेकर के बैठ जाता है। किसी भी क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठना है। वो एस्पिरेंट ये सोचता है कि एग्जामिनर मेरे को चैलेंज कैसे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह का किसी भी क्वेश्चन में उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में अच्छी बॉल आती है तो बैट्समैन ने पूरा सम्मान दिया। जी जी तो अगर आपको पेपर में कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलता है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो रहा है या आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको क्वेश्चन को सम्मान देते हुए एक बार के लिए फर्स्ट राउंड के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल। यानी ये कह सकते हैं कि नीट का पेपर युद्ध का मैदान नहीं है जहां आप और आपका दुश्मनी यानी क्वेश्चन आमने सामने हो। ये एक फ्रेंडली गेम है, आप और जो क्वेश्चंस वहां है आप एक फ्रेंडली गेम खेल रहे हैं, उसी रूप में इसको लेकर के चलना है। तो फाइनली बायो के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर राकेश सुरेला सर हमारे बीच मौजूद हैं और लगभग 200 प्लस टेस्ट पीसीपी ने साल भर नीट 2024 के एस्पायरेंट्स के लिए जो पीसीपी में पढ़ रहे थे उनके लिए करवाए हैं। और अभी मैं बाहर बच्चों से मिल रहा था, मैंने कहा अभी कॉन्फिडेंस कैसा है? बोले सर हम तो ये मान करके जाएंगे कि 2 से 5-20 के बीच पीसीपी का मैक्रो टेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, रोल नंबर नीट वाले लिखने हैं, पीसीपी वाले नहीं लिखने हैं। इतने टेस्ट हुए हैं। वो कह रहे सर बिल्कुल एकदम फ्री माइंड है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। तो सर बायो को लास्ट टाइम में कैसे हैंडल करें और एग्जाम हॉल में बायो को किस तरह से फेस करें? देखिए कई बार अक्सर बच्चे कहते हैं कि पेपर टफ था, पेपर हार्ड था। तो सबसे पहले तो मैं पेपर टफ और पेपर हार्ड की थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। एक नीट का पेपर संडे को होने वाला है और सभी बच्चों के लिए एक ही पेपर है, कोई अलग अलग जेई की तरह अलग अलग पेपर नहीं है। अब एक बच्चे के उसमें 720 आ रहे हैं और एक बच्चे के 100 आ रहे हैं, पेपर वही है जी। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है कि पेपर इजी था, एक बच्चा बोल रहा है पेपर टफ था। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपकी अगर तैयारी अच्छी है, ऊपर देखो राकेश सर ये इक्वल टू MC स्क्वायर लिखा हुआ है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत इस पर भी लागू होता है। जी। तो जैसे ही आपको अगर आपकी तैयारी अच्छी तो आपको पेपर इजी लगेगा। और
जैसे सर ने कहा कि प्रॉपर सम्मान देते हुए खेलना, ये तो बात टफ क्वेश्चन के लिए थी। अब मैं एक बात इजी क्वेश्चंस के लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर मामला अलग है। फिजिक्स में अगर क्वेश्चन टफ लग सकता है तो बायो में क्वेश्चन कई बार बहुत आसान लग जाते हैं। जी अब आसान लग जाते हैं तो वो सिक्सर मारने की कोशिश करता है। आपको ध्यान रखना है हर सवाल के 4 ही नंबर मिलेंगे और 1 नंबर कटेगा। इसलिए अगर सवाल इजी है तो भी उसको प्रॉपर सम्मान दे, उसको जल्दबाजी के अंदर नहीं पड़े, उसको सिली मिस्टेक जो बोलते हैं वो सिली इजी बॉल मिस्टेक बॉल्ड भी कर सकती है। तो एक्साइटमेंट भी नहीं आना, अगर ये तो मैंने कल वाले टेस्ट में ही देखा था सवाल तो इसको टिक करता हूँ। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया हो सकता है थोड़ा सा। और अच्छे बच्चों के इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। जी तो सवाल को आपको पूरा पढ़ना है और अच्छे से ही पढ़ना है, ऑप्शंस को भी, चारों ऑप्शन को पढ़ के और फिर आपको आंसर करना है। बायो में अक्सर ऐसा होता है। कल का दिन अपने पास बचा है तो सभी ने बता दिया कि अपने अपने सब्जेक्ट में क्या करना है। बायोलॉजी में अगर आपका मन करे, वैसे तो आपकी तैयारी पूरी है, तो एक बार एनसीईआरटी को सरसरी नज़र से देख लें। उसमें कुछ डेटा जो याद करने वाले हैं, जैसे कुछ ईयर्स हो गए, कुछ साइंटिस्ट के नाम हो गए, कुछ फुल फॉर्म्स हो गई, है ना, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक स्टूडेंट था और 3-4 साल पहले की बात है, और वहाँ पे एक ओजोन डे का सवाल आया था कि ओजोन डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो उसने पहले पढ़ा नहीं था कभी, और वो एग्ज़ाम देने जा रहा था और उसको एनसीईआरटी पढ़ी दिख गई, तो 5 मिनट वो बस के लिए वेट कर रहा था और उसने एनसीईआरटी खोल के देखी और वो चीज़ उसको ऊपर लिखी हुई मिल गई, और जस्ट 2 घंटे बाद में उसको वो एग्ज़ाम में मिल गई और सही करके आ गया। तो ऐसा भी कई बार, हाँ, हैबिट बनानी नहीं है। तो एक बार बस अपन ने सरसरी नज़र से देख लिया, जो चीज़ दिमाग में सेट हुई वो कर लिया। बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है और आप एकदम से रॉक करने वाले हो। विश यू वेरी बेस्ट। बिल्कुल राकेश सर। तो अब इस लाइव के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। बात का सार ये है कि साल भर जो आपने पढ़ा है, आपके इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है, आपने जो टेस्ट दिए हैं, आपने जो तैयार किया है, पेपर उन्हीं में से आएगा जो आपको आ रहा है। इसलिए अनावश्यक हर्डल में ना आए, अनावश्यक तनाव में नहीं आए। इन 40 घंटों को उसी नेचुरल वे में स्पेंड करना है जैसे आपने पीछे का टाइम स्पेंड किया है। अब फाइनली मैं हमारे चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर से चाहूँगा कि इस लाइव को आप कंक्लूड करें सारी बातों को समाहित करते हुए। गागर में सागर बढ़ना है जी जी। तो फाइनली नीट 2024 5 मई का मोस्ट अवेटेड डे इज वेरी क्लोज। लास्ट आवर्स चल रहे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन मैं इसको क्रिकेट के गेम से देखना चाहूँगा। स्टेडियम भरा हुआ है, लाखों की संख्या में दर्शक हैं, हुटिंग कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है और आप देखेंगे जो परफॉर्मर बैट्समैन है या बॉलर है वो एकदम कूल है। वो अगर ओवर कॉन्शियस होता है तो उस भीड़ में, क्राउड में, हुटिंग में दबाव में आ जाता है, परफॉर्मेंस के चांसेस गिर जाते हैं। इसलिए जो जितना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होता है वो युद्ध के मैदान को उतना ही सहजता से लड़ता है। तो फाइनली इस चीज़ में कंक्लूजन एक ही करके चलें कि एज यूजुअल मैं बार बार कह रहा हूँ, पेरेंट्स तो कहते हैं चिंता मत करना, शाबाश, बहुत बढ़िया प्लान दिखा, चिंता मत करना, घबराना मत, स्ट्रेस मत करना। मैं कहता हूँ कि इन शब्दों को भूल जाएं, बच्चे को याद मत दिलाओ। वो गांव में कहते हैं ना, बावड़ा गांव में ना बाल दीजिए, तो गांव भी बढ़ता है यार, जलता है। आप फालतू में स्ट्रेस करके बच्चे को याद दिला रहे हो। इस शब्द को, ये जो नेगेटिव शब्द हैं, ये लास्ट मोमेंट में बच्चे के लिए कहना बंद कर दे। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बच्चे को लास्ट टाइम में अभिभावक ने घेर रखा है, बेटा ऐसे करना, ऐसे चिंता मत करना, वैसे करना। तो ऐसा मैंने कई बार सेंटर्स पे देखा भी है। एक बार ऐसा मैंने देखा तो मैं नज़दीक गया, बच्चे को उसकी मम्मा ने घेर रखा था, टेंशन मत करना, फलाना ढिकड़ा। मैंने कहा मैडम आप इधर आओ, आप अपने कब्जे से इस बच्चे को मुक्त करो पहले, और फिर उस बच्चे को एज यूजुअल तरीके से जाने दो और आप मस्ती से यहाँ ब्रेक लो। तो इस तरीके से, इसी मूड से बच्चे, अभिभावक सब रहेंगे तो एग्ज़ाम को अच्छी तरह से एंजॉय, एंटरटेन कर पाएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि पेपर अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। इस टाइम नया ज्ञान बिल्कुल नहीं लें, जो आपका पहले सीक्वेंस है वो ही करते रहें। कभी कभार ऐसी संभावना होती है कि आपके फेवरेट अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस
हेक्टिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति लगती है तो आप अपने फेवरेट पेपर को एक बार ड्रॉप करके, कुछ क्वेश्चन में लग जाता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठा सकते हैं ताकि आपकी लयताल फ्लो कॉन्फिडेंस में चलती रहे। और फाइनली आपने पिछले साल 2 साल में जो सीखा है, अनुभव किया है, उसी ज्ञान को काम में लेना है, नया ज्ञान, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना। उसके बाद परसों 2 से 5:20 में आप पेपर देंगे। पेपर दे के आप सभी खुशी के साथ बाहर निकलेंगे। कई बार बच्चे का अच्छी एक्सपेक्टेशन किया होता है, 2-4 क्वेश्चन का भी दबाव होता है, डर होता है, तो बड़ा मायूस होता है। मैं से कई अभिभावकों को पहले कह चुका हूँ, बच्चा निकलता मायूस है, घबराया हुआ है, अभिभावक कहते हैं जी वो पेपर ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा इसका कुछ भी ठीक नहीं हुआ, इसका 200% सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हो सकता है उस पेपर में बच्चे की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन गिने चुने नहीं मिले हो। इसलिए आप पेपर के बाद में भी बहुत ज़्यादा उस पर चिंतित या एनालाइज नहीं करें। पीसीपी इमीडिएटली पेपर का सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन जारी कर देगी। वहाँ आप अपनी आंसर की को मिलाएं, और आंसर की मिलाने में तो बच्चे वैसे भी एक्सपर्ट रहते हैं, इंतजार करते हैं। आंसर की का स्कोर जोड़ें, और इससे ज़्यादा बातें इस लाइव में कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी मैदान में कूदना है। तो अभी सिर्फ 2 से 5:20 तक की स्ट्रेटजी अपने को अपनाने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने, अभिभावकों ने, फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छा प्रयास किया। पीसीपी ने नीट और आईआईटी जेईई दोनों के बच्चों में ही साल भर बहुत अच्छा प्रयास किया गया। इन सभी का बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। और मैं आम बच्चे और आम अभिभावक जिनके बच्चे दूसरी संस्थाओं में पढ़ते हैं, उन सभी को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि नीट की एग्ज़ाम को एक उत्सव की तरह दिलाएं, फेस्टिवल की तरह दिलाएं। इस उत्सव का आनंद उठाएं। इसको भारी भरकम टारगेट के तौर पे नहीं लेके चलें, आराम से उत्सव की तरह पेपर को दिलाएं। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। पीसीपी टीम इज विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो नीट में अपियर होने वाले 24 लाख स्टूडेंट्स को पूरे पीसीपी परिवार की ओर से चेयरमैन सर ने शुभकामनाएं दी, बेस्ट विशेष दी। ईश्वर करे कि साल 2 साल आपने जो तैयारी की है उसको आप अपने पेपर में छोड़ करके आएँ और आप अपने सपनों के मुकाम तक पहुँचें। परसों एक चीज़ मैं सर और इंटरप्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब तक के नीट को स्कोर को दिमाग में रखकर पेपर देने नहीं जाए। जी, अब तक का जो नीट का स्कोर था वो अलग था। 5 तारीख का स्कोर है वो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीसीपी के लास्ट के जो टेस्ट चल रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कई बच्चे पता नहीं कहाँ से कूद के आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा सरप्राइजिंग गैप के साथ जंप भी आप मेन एग्जाम में दे सकते हैं, और ऐसा कई बच्चों के साथ हर साल होता है, इस साल भी होगा। तो आप उस गैप देखकर, जंप देकर आगे जाने वाले चैंपियंस में से शामिल हो। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सर। तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। 5 तारीख को 5:20 तक का शेड्यूल हमारे सारे साथियों ने आपके साथ शेयर किया। अंत में चेयरमैन सर ने ये भी कहा कि 5:20 पर जब आप पेपर देकर के बाहर निकलेंगे, उसके विदिन 10 to 15 मिनट्स हमारा प्रिंस एजुकेशन हब सीकर फेसबुक पेज और प्रिंस एजू हब सीकर यूट्यूब चैनल पर पेपर का लाइव सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। उससे आप जुड़ सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उससे आप अपने पेपर को मैच कर लें और अपना एक्सपेक्टेड स्कोर देख लें। 6 तारीख को शाम तक लगभग हम आपको लगभग कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। यानी पोस्ट पेपर भी पीसीपी आपके साथ जुड़ी रहेगी, आप भी पीसीपी से जुड़े रहें। और वो कट ऑफ पिछले सालों से लगभग सटीक जाती जा रही है। जी जी जी, इसीलिए लोग इससे जुड़ना चाहेंगे। अब फाइनल बात यह है कि एग्जाम में न आपके पेरेंट्स जाएंगे, न आपके टीचर्स जाएंगे, न आपका कोचिंग जाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर आप जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, आपके अपनों की दुआएं जाएंगी। तो ये तीनों मिलकर के अच्छा करेंगे। क्योंकि मैं अक्सर ये एक बात कहता हूं कि हजारों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और ये कहानी तुम्हारी है बेटा, तुमसे शुरू होती है। ये सारा काम तुम्हारे चारों तरफ है। इसलिए अपने आप को मेंटेन रखें। आप सभी को पूरे पीसीपी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5 तारीख का दिन आपका हो, आपके अपनों का हो, आपके सपनों का हो। शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।